आलोक द्विवेदी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी भौतिक राशियों के मापन के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। उसके लिए क्या आवश्यक है? सबसे पहले नंबर पर क्वांटिटी, जो कि एक संख्यात्मक मान होता है और यह सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य घटक होता है मापन के लिए। दूसरे नंबर पर क्या आवश्यक होता है? मात्रक। मात्रक क्या होता है? कि जिसके द्वारा एक स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट क्या था? डायरेक्शन, यानी दिशा, जो कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां जिन राशियों में डायरेक्शन कंपलसरी होता है वो क्या कही जाती हैं? वेक्टर यूनिट्स। और जहां पे डायरेक्शन कंपलसरी नहीं होता वो क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। कुछ ऐसी राशियां भी होती हैं जहां यूनिट की भी आवश्यकता नहीं होती है, जैसे रेडियन, स्टेरेडियन और भी कुछ हैं, लेकिन क्वांटिटी की आवश्यकता हमेशा रहती है मापन में। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मापन की पद्धतियां। तो मापन की मूल रूप से 4 पद्धतियां हैं। क्या थी? एक सबसे पहली FPS, फुट पाउंड सेकेंड, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। सेकेंड क्या थी? CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसे फ्रेंच पद्धति भी बोला जाता है। फ्रेंच पद्धति में जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ तो तीसरी पद्धति क्या बनी? MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। लेकिन फिर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग मापन की पद्धतियां प्रचलित थी। तो पूरे विश्व में एक स्टैंडर्ड बनाया गया मापन के लिए। उसके लिए जिनेवा में 1960 में एक कमेटी बैठी जिसने कई सारे रिकमेंडेशन किए, उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया गया और 1967 से ये इफेक्ट में आया। इस नई पद्धति को क्या बोला गया? सिस्टम इंटरनेशनल, यानी मापन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। मापन की SI पद्धति में, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में मापन की राशियां क्या क्या होती हैं, कितने मात्रक होते हैं? तो देखो, इसमें मूल रूप से 3 मात्रक होते हैं SI सिस्टम में। सबसे पहली क्या हो गई? फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मूल मात्रक या मूल राशियां। ये कितनी होती हैं? 7 होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी और यूनिट की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और स्टैंडर्ड होती हैं। दूसरी क्या होती हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यानी पूरक राशियां या पूरक मात्रक। ये कुल 2 होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोणों के मापन में। ठीक है। और तीसरी क्या होती है? डेरिवेटिव यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक भी जितने हैं वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ही होते हैं, परंतु ये फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। मूल मात्रक दो फंडामेंटल यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल या मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जो 7 मूल राशियां हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते जाते हैं, जितना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी है या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहला मूल मात्रक क्या होता है? लंबाई, लेंथ। किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए लंबाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है। और इसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मात्रक है, वो क्या होता है? मीटर। लंबाई का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? मीटर। और इसे M या मी से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, इन सब के लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई। ठीक है। तो सबसे पहले जो सिस्टम इंटरनेशनल मीटिंग में एक स्टैंडर्ड माना गया था मीटर का, वो क्या था? कि 0 डिग्री तापमान पर एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ थी जो भार एवं माप कार्यालय में रखी गई है। पहले उसकी लंबाई को क्या माना गया था? मीटर माना गया था। परंतु 1983 में इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया और इसमें ये एक्सेप्ट किया गया
कि प्रकाश के द्वारा निर्वात में 1/299979245 सेकंड में तय की गई दूरी, यानी 1 सेकंड के 299979245 हिस्से में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो क्या माना गया? मीटर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वैसे जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है निर्वात में? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम आते हैं दूसरे मूल मात्रक पे। तो वो क्या है? मास यानी द्रव्यमान। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? केजी से या किग्रा। इसके लिए भी एक आ गया। वहीं फ्रांस के ही जो भार एवं माप कार्यालय है वहां पे एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का ठोस बेलन रखा गया है, सिलेंडर रखा गया है, और जो उसका वजन है 0 डिग्री टेम्परेचर पर, उसे ही स्टैंडर्ड 1 किलोग्राम माना गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे मूल मात्रक पर, जो है टाइम, समय। समय का जो मात्रक है वो क्या है? और इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा लिखी हुई है स्क्रीन पर, क्या होती है? 1 सेकंड समय का वह अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण के 91926317770 कंपन होते हैं। मतलब सीजियम 133 एक परमाणु है, उससे उससे एक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित होती है, और वो 1 सेकंड में, मतलब इतने कंपन करने में जितना समय लेती है उसे क्या कहा गया है? 1 सेकंड का समय कहा गया है। आइंस्टीन ने टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में टाइम को 4th डायमेंशन माना है, चौथी विमा माना है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे मूल मात्रक टेम्परेचर यानी तापमान पर। तो तापमान की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केल्विन, और इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या है कि एक वायुमंडलीय दाब पर उबलते जल तथा गलते बर्फ के ताप के अंतर का जो 100वां भाग होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है। मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर एक बर्तन में पानी रखा हुआ है जो उबल रहा है, और उसी वायुमंडलीय दाब पर एक बर्फ का टुकड़ा है, और उस बर्फ के टुकड़े को पिघलने के लिए, पानी में परिवर्तित होने के लिए जो ताप, और जो उस पानी को उबलने के लिए ताप होता है, इन दोनों ताप का जो डिफरेंस होता है उसका 100वां भाग क्या कहा जाता है? 1 केल्विन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो जो जल का त्रिक बिंदु होता है वो क्या होता है? 273.16 होता है। मतलब इस ताप पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक द्रव अवस्था होती है, दूसरी ठोस अवस्था होती है, और तीसरी गैसीय अवस्था होती है। तो इस तापमान पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये जो तापमान लिखा है ये किस में है? केल्विन में। तो जो जल का त्रिक बिंदु यानी 273.16 वह भाग होगा त्रिक बिंदु का, उसे भी 1 केल्विन कहा जाता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड या -273.16 केल्विन को परम ताप भी कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, एरर हुआ है। -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड
या 0 केल्विन को परम ताप कहा जाता है। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन को आपस में आप बदल लेना, ये प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 5वें मूल मात्रक पे। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए से। तो देखो, निर्वात में यानी स्पेस में यदि 1 मीटर की दूरी पर दो चालक, चालक का मतलब जो विद्युत धारा के चालक होते हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि उन्हें 1 मीटर की दूरी पर समांतर, एक दूसरे के समांतर रखा जाए, तो उन दोनों में हम कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करें कि उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें आपस में 2 × 10⁻⁷ का न्यूटन का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है? 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 6वें मात्रक पर। वो क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? सीडी से। और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला एक लैटिन शब्द है, उसी से बना है कैंडल यानी मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करती है? प्रकाश उत्सर्जित करती है। अब प्रकाश को मापने के लिए कि प्रकाश की तीव्रता क्या है, उसके लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। देखो, इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन समझने के लिए आप ये समझो कि स्टेरेडियन, जिसे मैं आगे सप्लीमेंट्री यूनिट में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वहां पे करूंगा मैं इसको, स्टेरेडियन को। तो एक स्टेरेडियन एंगल, स्टेरेडियन क्या होता है? एक ठोस गोला होता है, एक ऐसा ठोस गोला जिसकी त्रिज्या क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, उस त्रिज्या पर एक जो स्टेरेडियन का एंगल बनेगा, एक स्टेरेडियन एंगल क्या होता है? जो ठोस गोले की त्रिज्या के वर्ग, मतलब त्रिज्या में त्रिज्या का आप गुणा करो, उससे जो राशि प्राप्त होगी, उतने पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा वृत्त गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है? एक स्टेरेडियन होता है। यदि केंद्र यानी एक स्टेरेडियन का एंगल हो और उसके केंद्र पर एक निश्चित प्रकाश दैर्ध्य, कितनी? 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये फ्रीक्वेंसी किस में आती है? लगभग येलो लाइट में आती है। उसे कहाँ पे रखा जाएगा? ठोस गोले के केंद्र पर। और उस गोले के केंद्र से एक स्टेरेडियन पर जो लाइट निकले और उसका पावर क्या हो? 1/683 वाट हो, तो उसे क्या बोला जाता है? एक कैंडेला। समझ में आया? रेडियन पर 5.4 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट द्वारा 1/683 वाट का पावर उत्पन्न करने के लिए जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, उस प्रकाश की तीव्रता को क्या कहा जाता है? एक कैंडेला। देखो, स्टेरेडियन को मैं आगे भी बताऊंगा। स्टेरेडियन आप ऐसे समझो, जैसे आप तरबूज लेने जाते हो, तो आप क्या बोलते हो कि ये तरबूज पका हुआ है या नहीं? तो दुकानदार क्या करता है? चाकू लेता है, 4 कोनों पे कट मारता है और बीच का एक कोण निकाल के आपको दे देता है। शंकु के आकार का वो निकलता है। अब आपको उस तरबूज में अंदर जो गड्ढा बना हुआ है, उस शंकु के निकलने के बाद तो एक एंगल दिखता है। तो वो जो एंगल होता है उसे ही स्टेरेडियन बोला जाता है। ठीक है, और अब हम आते हैं अपने 7वें मूल मात्रक पे। यह क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण कितना होता है?
इसका मात्रक क्या होता है? मोल। और इसका संकेत भी क्या होता है? मोल। ये होता क्या है? देखो, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही मूल इकाइयां पदार्थ की क्या होती हैं? अणु, परमाणु या आयन हो, जितने 12 ग्राम कार्बन 12 में होते हैं। मतलब आपको करना क्या है? 12 ग्राम का कार्बन लेना है, ठीक है। और अब 12 ग्राम कार्बन में कितनी संख्या में अणु होते हैं या परमाणु होते हैं या उसमें आयन होते हैं, वो जो संख्या होती है वो क्या होती है? पदार्थ की मोल संख्या। एक मोल कितना होता है? 6.03 इंटू 10⁻23। इतने कण होते हैं एक मोल में। और इसे ही क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। आवोगाड्रो संख्या भी यही होती है, 6.03 गुणे 10⁻23। तो ये थे हमारे मूल मात्रक। इन सातों मूल मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें और किसी भी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। ये सातों इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड हैं और एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पूरक राशियों पे। तो पूरक राशियां मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोणों को मापने के लिए, ठीक है। और ये राशियां कैसी होती हैं? विमा एवं मात्रक रहित। रेडियन और स्टेरेडियन का न कोई मात्रक होता है और न ही इनका डायरेक्शन होता है। सबसे पहले चलते हैं रेडियन पे। इसका संकेत क्या होता है? RAD या रेड। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? समतल कोण के मापन में। समतल कोण क्या होता है? समतल कोण जैसे आप वृत्त बनाते हो, बोर्ड पे या कॉपी पे एक सर्कल बनाते हो या कोई भी एंगल बनाते हो, तो वो जो एंगल होता है वो क्या होता है? एक रेडियन होता है, ठीक है। अब एक रेडियन की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होगा? जैसे आप अगर कोई सर्कल बना रहे हो तो उस सर्कल की एक त्रिज्या होती है, ठीक है। उस त्रिज्या के बराबर आप एक चाप लो। क्या लोगे आप? एक आर्क चाप लोगे। और वृत्त का कोई भी एक बिंदु ले लो, वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु लो और वहां पे उस चाप को लगाओ, त्रिज्या के बराबर का चाप। और वो दोनों बिंदुओं को आप केंद्र से मिला दो, तो केंद्र पर जितने डिग्री का कोण बनेगा वो क्या होता है? एक रेडियन होता है, ठीक है। वैसे वृत्त का जो केंद्र होता है या पूर्ण वृत्त का केंद्र कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को क्या बोला जाता है? 2 पाई रेडियन। यानी पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बटे पाई। और पाई का मान हमें पता है क्या होता है? 22/7। तो अगर हम 180 बटे पाई में पाई की वैल्यू रख दें 22/7, तो एक रेडियन की वैल्यू हमें क्या निकल के आएगी? 57.30 डिग्री। तो एक रेडियन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 57.30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। तो जैसा हमने देखा था कि रेडियन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? 2D, 2 डायमेंशनल एंगल को मापने के लिए या प्लेन एंगल को मापने के लिए। लेकिन स्टेरेडियन का प्रयोग कहाँ होगा? घन कोण को मापने के लिए। घन कोण जैसे क्या होती है? फुटबॉल आप ले लो, क्रिकेट के बॉल ले लो, जो गोल चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? 3D में गोल हुआ, गोला जिसको बोलते हो। क्या आप गोले को ड्रॉ कर सकते हो बोर्ड या पेपर पे? नहीं बना सकते, क्योंकि ये त्रिविमीय है, त्रिविमीय है, ठीक है। तो
अब क्या होता है, गोले की भी एक त्रिज्या होती है। आप क्रिकेट की बॉल को इमेजिन करो, या जो मैंने आपको पहले बताया था वाटरमेलन, उसको आप इमेजिन करो। तो उसका जो त्रिज्या होगी, उस त्रिज्या का वर्ग आप निकालो, ठीक है। और त्रिज्या में त्रिज्या का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा, त्रिज्या का वर्ग निकलेगा। और वो जितना वर्ग निकलता है उतना एक सर्कुलर क्षेत्रफल ले लो उसके पृष्ठ पर गोले के, और उस पृष्ठ द्वारा जो एंगल बनेगा केंद्र पर, उसे क्या कहा जाता है, एक स्टेरेडियन कहा जाता है। एक स्टेरेडियन क्या होता है, 4 पाई स्क्वायर रेडियन होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मूल मात्रक पढ़ा और पूरक मात्रक पढ़ा। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है।